हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट पिन पॉइंट प्लेटफॉर्म पे। आज के इस वीडियो में हम लोग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत या संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत जो हमारे संविधान में शामिल है, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक, राज्य का जो नीति निदेशक सिद्धांत है, इसे किसी भी प्रकार का वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं होने का मतलब ये हुआ कि इसके हनन होने पर, यानी राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो तत्व हैं उसको लेकर के हम किसी न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। जैसा कि मूल अधिकार का हनन होने पर हम न्यायालय में जा सकते हैं, अर्थात मूल अधिकार को वैधानिक शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत को कोई वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है, अर्थात इसे लेके हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं करा सकते हैं। तो फिर क्या करेगा राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत? तो देखिए, नाम से ही पता चलता है, राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत जो है वह जो इसमें जो तत्व हैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो बातें लिखी हुई है, उन बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार कानून बनाएगा। ठीक, अर्थात राज्य के सरकार का, चाहे वो केंद्र स्तर का हो, चाहे वो राज्य स्तर का है, चाहे वो स्थानीय स्तर का है, अगर वो कानून बनाता है तो कानून बनाते वक्त जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो बातें दी गई है उनको ध्यान में रखते हुए कानून बनाएगा। तो ये महत्व है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का। ठीक है, इससे होता क्या है? तो देखिए, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो बातें लिखी गई है उससे जो है भारत एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित होता है। मतलब नीति निदेशक सिद्धांत में ऐसी बातें हैं जिससे कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना होती है। ठीक है, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र का क्या मतलब होता है? यानी अर्थ का, रुपये पैसे का इस प्रकार से प्रबंधन करना जिससे कि समाज के सभी लोगों का उत्थान हो सके, समाज के सभी लोगों के, वंचित लोगों का क्या हो सके, उत्थान हो सके। तो जब अर्थ का इस प्रकार प्रबंधन किया जाता है तो ऐसी व्यवस्था को ही कल्याणकारी व्यवस्था कही जाती है। तो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में ऐसे ऐसे ही बातें लिखी हुई है जिसे अगर राज्य लागू करती है तो फिर एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना अवश्य ही होगी। ठीक है, तो एक बार फिर से दोहराते हैं हमें किन बातों पे विशेष ध्यान देना है। तो पहली बात, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत का वर्णन संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। दूसरी, यह प्रावधान आयरलैंड से लिया गया है। तीसरी, इसे किसी प्रकार का वैधानिक शक्ति अर्थात न्यायालय द्वारा इसे लागू नहीं किया जा सकता है। तीसरी क्या, यह जो है नीति निदेशक सिद्धांत राज्य को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करता है। ठीक, नेक्स्ट, अब हम लोग राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में जो तत्व दिए गए हैं अनुच्छेद 22 बांटा गया है, अर्थात अनुच्छेद 36 से 51 तक में किन किन बातों के बारे में बताया गया उसको 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 38 से स्टार्ट है और आगे भी कुछ कुछ अनुच्छेद होगा 51 तक में जो यहाँ नहीं दिया गया होगा। तो हम बता दें, अनुच्छेद 36 में जो है ना, राज्य को परिभाषित किया गया है। ठीक, और अनुच्छेद 37 में यह बताया गया है कि नीति निदेशक सिद्धांत में जो तत्व शामिल है उसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, और 38 में वो बातें हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत की, वो बातें जिसे राज्य कानून बनाने वक्त ध्यान में रखे, 38 से स्टार्ट होती है। तो इसको 1 बाय 1 हम अच्छे से पढ़ने का प्रयास करते हैं, इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 38, ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 38 में क्या है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। कहने का मतलब हुआ कि राज्य का यह कर्तव्य है कि वो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाए
यानी समाज का ऐसा माहौल बनाए जिससे कि लोगों का बेहतर हो, लोगों का और उत्थान हो, ताकि नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो सके। तो सरकार को क्या करना है? सामाजिक व्यवस्था बनानी है जिसमें कि लोग अपना उत्थान अच्छे से कर सके, अपना विकास अच्छे से कर सके। यह अनुच्छेद 38 कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 39 की ओर बढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 39 को का 3 खंड है, 39 का क, 39 का ख और 39 का ग। 39 के क में मूल रूप से 2 बातें हैं। पहली बात क्या है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। 39 के क में क्या है? समान न्याय, यानी कोई भी एक अपराध के लिए अगर कोई कानून है, यदि कोई दंड है, तो वो सबके लिए समान होगा। तो ये हुआ समान न्याय। और दूसरा क्या? निःशुल्क विधिक सहायता। जैसे अगर किसी को बंदी बना लिया गया है, ठीक है, अब उसके पास उतना धन नहीं है कि वह यह साबित कराने के लिए कि मैं बेगुनाह हूँ वकील रख सके, तो इसका प्रबंध जो है ना सरकार करती है। यानी निःशुल्क विधिक सहायता के रूप में सरकार उसको सरकारी वकील प्रोवाइड करती है कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। तो ये बात अनुच्छेद 39 के क में है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है समान कार्य के लिए समान वेतन। यानी काम अगर एक है तो उस काम को करने वाले सभी लोगों को समान वेतन मिलना चाहिए। ऐसी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। जैसे अभी बिहार के शिक्षा व्यवस्था में देख सकते हैं, एक ही स्कूल है, उस स्कूल में एक पुराने टीचर होते हैं जो कि पुराने वैकेंसी के माध्यम से आए हुए हैं, और एक शिक्षा मित्र देखिए हैं। दोनों का काम है पढ़ाना, लेकिन वेतन में देखिए अंतर है ना। तो सरकार को चाहिए कि समान वेतन के लिए, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके लिए जो है, जो शिक्षा मित्र वाले टीचर हैं वो अदालत नहीं जा सकते हैं कि भाई हमको भी उतना ही वेतन मिलना चाहिए। इसलिए ये क्या करते हैं? सड़कों पे आंदोलन करते हैं, सरकार पे दबाव बनाने का काम करते हैं ताकि सरकार इस ओर ध्यान दे। ठीक है, तो 39 के क में क्या होगा? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। और दूसरा क्या? समान कार्य के लिए समान वेतन। ख में क्या है? सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो सरकारी संपत्ति है, उस सरकारी संपत्ति का इस प्रकार से प्रबंध करना चाहिए ताकि उनके प्रबंधन से ज़्यादा लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा उत्थान हो सके। ये हुआ कहने का मतलब। तो इसका वर्णन किस में है? 39 के ख में है। ठीक, और 39 के ग में क्या है? धन का समान वितरण। यानी गवर्नमेंट को चाहिए कि वह ऐसा पॉलिसी लाए जिससे कि धन का केंद्रीकरण ना हो, धन कुछ लोगों के पास ही ना जाए बल्कि समाज के सभी लोगों के पास धन समान रूप से जाए। ऐसा नियम कानून लाना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अर्थ से संबंधित नियम कानून बनानी है कि धन का समान वितरण हो। यह बात अनुच्छेद 39 के ग में है। फिर से देखते हैं 39 का क क्या कहता है? समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा, समान कार्य के बदले समान वेतन की बात करता है 39 का क। ख, सार्वजनिक धन का स्वामित्व ऐसे करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा विकास हो सके। 39 का ग, धन का समान वितरण होना चाहिए। क्लियर है? अब बढ़ते हैं अनुच्छेद 40। ये तो बहुत फेमस है। अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत के गठन की बात अनुच्छेद 40 में की गई है। अनुच्छेद 41 में क्या है? कुछ दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार का बात करता है। मतलब कुछ ऐसी दशा जिसमें कि लोगों को काम मिले, शिक्षा मिले और उन्हें लोक सहायता की प्राप्ति हो, तो ऐसा नियम कानून जो है सरकार को बनानी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति जो है अपंग है, ठीक है, वह जो है कमा नहीं सकता है अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए,
तो सरकार क्या करता है, जैसे देखिए वृद्ध व्यक्ति है, वृद्धा पेंशन उसको दिया जाता है, विकलांग व्यक्ति है उसको विकलांगता पेंशन दिया जाता है। वैसे ही शिक्षा में अगर कोई पिछड़ा है, बहुत पिछड़ा है, यानी उसकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय है कि वह जो है सामान्य लोगों के साथ कंपटीशन करके शिक्षा में अपना वह स्थान प्राप्त नहीं कर सकता है, तो उसके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था सरकार करती है। वैसे ही काम के मामले में भी देखिए, रोजगार में ही अगर हम बात करते हैं, जॉब में ही अगर हम बात करते हैं, तो देखिए महिलाएं कहीं ना कहीं पिछड़ी रह गई है जॉब में, तो उसे भी जो है समान रूप से जॉब का अवसर मिले, तो उसे कुछ न कुछ आरक्षण की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। तो यही बोला गया है कि कुछ दशा में जो है काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है। अब इसको ध्यान में रखते हुए राज्य क्या करेगा, सरकार क्या करेगा, कानून बनाएगा। ठीक है, तो काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार ये किस अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 41 में। और ये सारे के सारे अनुच्छेद क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तत्व हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अनुच्छेद 42। तो देखिए अनुच्छेद 41 में क्या था, काम पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 में बात करता है कि काम अब मिल गया, तो काम जो होनी चाहिए वो न्याय संगत होनी चाहिए और मानव उचित दशा का होना चाहिए। मतलब काम खतरा भरा नहीं होना चाहिए, काम ऐसा होना चाहिए, मतलब काम करने का जगह ऐसा होना चाहिए जहाँ की कोई इंसान अच्छे से काम कर सके। ठीक, और इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 42 में ही प्रसूति सहायता का भी उपबंध किया गया है। प्रसूति मतलब जो महिलाएं माँ बनती है उसके सहायता के लिए गवर्नमेंट को व्यवस्था करनी चाहिए ताकि जच्चा बच्चा स्वस्थ हो, क्योंकि यही फिर आगे हमारे देश का भविष्य बनने वाला होता है ना। तो इसीलिए देखिए जो आंगनबाड़ी के माध्यम से जो महिलाएं माँ बनती है उसको कुछ सहायता राशि दी जाती है। ठीक, तो प्रसूति सहायता का उपबंध यानी गर्भवती महिलाओं को जो सहायता राशि दी जाती है वो अनुच्छेद 42 के तहत ही दी जाती है। अनुच्छेद 42 को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट कानून ऐसी बनाती है, ऐसी पॉलिसी लाती है और उस पॉलिसी के तहत जो है उसे ये सहायता दी जाती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 हो गया काम का अधिकार, अनुच्छेद 42 हो गया काम की न्याय संगत और मानव उचित दशा का होना जरूरी है। अनुच्छेद 43 में कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन का बात करता है। अब देखिए जैसे काम मिल गई तो काम के स्थान पे जहां वो काम कर रहे हैं मजदूर, तो मजदूर की कुछ अपनी वहाँ जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती है उसको लेकर के उससे जो है आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर उसके कामों को और कैसे रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसके लिए निर्वाचन होती है। ठीक, तो इसमें जो है इस निर्वाचन में मजदूरों की भी सहभागिता होनी चाहिए। राज्य को ऐसा प्रबंध करना चाहिए ताकि कर्मगारों के लिए जो निर्वाचन होती है इसमें मजदूरों की भी सहभागिता होनी चाहिए। यह बात अनुच्छेद 43 कहता है। इसके साथ ही अनुच्छेद 43 क्या कहता है, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन मिले ऐसी कानून जो है राज्य को बनानी चाहिए। कुटीर उद्योग मतलब क्या, तो जो छोटे स्तर पे घरेलू स्तर के जो कार्य होते हैं उसको कुटीर उद्योग कहा जाता है। ठीक है, तो उस प्रकार के कार्य को प्रोत्साहन मिले ऐसा जो है उपबंध, ऐसी नियम, ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए, यह अनुच्छेद 43 कहता है। ठीक, अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात करता है। एक समान सिविल संहिता का क्या मतलब हुआ, तो देखिए भारत में दो प्रकार की कानून व्यवस्था होती है, एक होती है दंडात्मक और एक होती है सिविल। दंडात्मक मतलब क्या हुआ कि दंडात्मक मतलब हुआ कि आपने किसी का मर्डर कर दिया या फिर किसी का मर्डर करने का प्रयास किया, यानी किसी से झगड़ा झंझट हो गया या जानलेवा हुआ या जानलेवा हमला करने का प्रयास किया गया, तो इसके लिए दंडात्मक व्यवस्था है। ठीक, लेकिन किसी से आपकी समझौता है और उस समझौते में जो है किसी प्रकार की खटपट हो गई है, किसी प्रकार की उठापटक हो गई है, मतलब संबंध खराब हो गई है, जैसे मान लीजिए किसी से आप जमीन का लेन देन की और जमीनी विवाद हो गया है। शादी ब्याह होता है तो शादी ब्याह में देखिए लड़का और लड़की के बीच क्या होता है, एक आमतौर पे समझौता ही होता है, उसमें किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम हो जाती है तो ये सब हुआ सिविल। ठीक, तो सब नागरिकों के लिए
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता हो, मतलब सिविल मामलों में भी सबके लिए एक कानून हो, ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए, यह अनुच्छेद 44 कहता है। इसको याद कर सकते, देखिए सब बराबर सब बराबर, 4 है ना, 4 सब बराबर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 46 की तरफ। अनुच्छेद 46 में क्या कहा गया है? अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं और अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी बोलते हैं, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए राज्य को प्रबंध करनी चाहिए। तो देखिए, इसी को ध्यान में रखते हुए अलग अलग राज्य जो है अपने यहाँ आरक्षण की व्यवस्था देती है, एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, शिक्षा में और किसी अर्थ मामले में भी। तो यह बात अनुच्छेद 46 कहता है, ताकि ये लोग भी जो पिछड़े रह गए सामाजिक स्तर पे, वो भी समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके। तो ऐसा उपबंध जो है करना चाहिए राज्य को कानून बनाने में, यह अनुच्छेद 43 कहता है। अनुच्छेद 47 में क्या है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 47 क्या बोल रहा है कि राज्य को यह चाहिए कि उसका जो नागरिक है उसका पोषाहार स्तर, उसका जीवन स्तर और उसकी जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रहे, ऐसी व्यवस्था राज्य को करनी चाहिए। तो आप देखते होंगे राज्य इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रख करके ग्रामीण स्तर पे स्वास्थ्य केंद्र खोलता है, आंगनबाड़ी है और आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए पौष्टिक भोजन की व्यवस्था करता है। वैसे ही माध्यमिक हाई क्लास 8 तक के स्कूलों में जो है मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सरकार के द्वारा कराई जाती है, इन्हीं चीज़ों की पूर्ति के लिए। ठीक, तो अनुच्छेद 47 क्या कहता है? पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना और लोक स्वास्थ्य यानी आम लोगों के स्वास्थ्य में सुधार हो, ऐसी व्यवस्था राज्य का कर्तव्य है। वो ऐसी व्यवस्था करे, यह राज्य का कर्तव्य है, यह अनुच्छेद 47 कहता है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन के प्रोत्साहन की बात करता है। अनुच्छेद 48 किस चीज़ की बात कर? देखिए दोनों जो है कृषि और पशुपालन, जबकि 48 का क पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन एवं वन जीव की रक्षा की बात करता है। 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन की बात करता है, जबकि 48 का क पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन तथा वन और वन जीव का रक्षा की बात करता है। यानी गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए जिससे कि अनुच्छेद 48 के क में दिए गए तथ्यों का समावेश हो सके। नेक्स्ट, अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के जो भी स्मारक हैं, जो भी स्थान हैं या जो वस्तु हैं जिससे कि हमारे राष्ट्रीय महत्व अर्थात राष्ट्र की पहचान जिससे जुड़ी हुई है, उसके संरक्षण संबंधित नियम कानून बनाना भी राज्य का कर्तव्य होना चाहिए, यह अनुच्छेद 49 कहता है। मतलब इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए राज्य को नियम कानून बनानी चाहिए। अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका क्या होता है? कार्यपालिका जो विधि बनाए हुए जो प्रशासन, मतलब जो देश को चलाने का काम करता है, जो सरकार में होती है एक्चुअली में, उसको कार्यपालिका कहा जाता है। और न्यायपालिका, न्यायपालिका जो न्याय देने का काम करती है। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, मतलब कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग है, इसकी बात अनुच्छेद 50 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, मतलब हमारे राज्य और देश को ऐसी नियम कानून बनाने चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की भी अभिवृद्धि हो। मतलब कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, कोई ऐसी कार्य नहीं करनी चाहिए जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा हो, बल्कि उसमें और बेहतरी हो। ऐसी कदम हमारे राज्य, हमारे केंद्र सरकार और राज्य सरकार को उठानी चाहिए या उससे संबंधित कानून बनानी चाहिए, यह अनुच्छेद 51 कहता है।
इस तरीके से हम लोगों ने अनुच्छेद 38 से लेकर के 51 तक में क्या क्या तथ्य दिए गए हैं उसी का अवलोकन कर लिया है। इसको एक दो बार अच्छे से आप पढ़ेंगे तो फिर ये अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक, इसके अलावे जो है अनुच्छेद 350 का क और अनुच्छेद 351 ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इनमें क्या चीज़ें हैं वो ये दोनों जो है नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें शामिल नहीं है, बल्कि ये दोनों अनुच्छेद अपने आप में ही नीति निर्देशक सिद्धांत है। क्यों? देखिए इसमें जो उपबंध है उसको पढ़ के पता चलेगी। अनुच्छेद 350 का क कहता है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अभी जो शिक्षा की नई पॉलिसी आई है उसमें इसी चीज़ को शामिल किया गया है कि जो है प्राथमिक स्तर पे बच्चों को मातृभाषा का क्या मतलब? मातृभाषा का मतलब हुआ कि कोई बच्चा जिस क्षेत्र में जन्म लिया है उस क्षेत्र का जो लोकल भाषा है उसी भाषा में उसे शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। तो यह बात अनुच्छेद 350 का क कहता है। और अनुच्छेद 351 क्या कहता है? हिंदी को प्रोत्साहन देना चाहिए। तो देखिए इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जो है हिंदी को प्रोत्साहन देने के लिए हिंदी दिवस भी मनाने का काम करती है। विश्व हिंदी दिवस भी मनाई जाती है भारत सरकार के प्रयास से ही। तो हिंदी को प्रोत्साहन की बात अनुच्छेद 351, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की बात अनुच्छेद 350 का क कहता है। ठीक, तो इस तरीके से हम लोगों ने नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित तथ्यों का अध्ययन कर लिया है। ठीक, नोट में क्या है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है, यानी नीति निर्देशक तत्व के बारे में जो है केटी शाह ने कहा है कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। अर्थात इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में जो बातें कही गई है वो सारी की सारी बातें जो है एक ही बार में सरकार लागू नहीं कर देती है, बल्कि समय के साथ साथ जैसे जैसे सरकार को ज़रूरत पड़ती है कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार कानून बनाती है। तो क्या है, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाती है तब उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उस तरीके का कानून, उस तरीके का प्रावधान तैयार किया जाता है। इसीलिए केटी शाह ने इसे क्या कहा? यह एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ठीक, अब देखिए एक इसी चीज को यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अनुच्छेद 41 में जो लोक सहायता अधिकार की बात की गई है उसी को ध्यान में रखते हुए 15 अगस्त 1995 को राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम लागू किया गया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम के तहत 5 प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है। कौन कौन सी योजना? और इन सभी योजनाओं में देखिए जो लोग सा मतलब जिन लोगों को ज़रूरत है यानी जिन गरीब लोगों को ज़रूरत है सहायता की उन्हें सहायता मुहैया कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो कौन कौन सी योजना है? राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत 5 योजना है। कौन कौन है? देखिए सबका नाम है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय। ध्यान रखना, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा अवस्था पेंशन, विकलांगता पेंशन योजना। अगला है चौथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना और 5वां है अन्नपूर्णा योजना। ध्यान दीजिए अन्नपूर्णा योजना है। इससे क्वेश्चन इस तरीके से पूछी जा सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत नहीं आती है। ठीक, अब उसमें दे देगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आवास योजना, तो वो होगा नहीं होगा। वैसे ही दे देगा अंत्योदय योजना, वो होगा नहीं होगा। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि कौन कौन सी योजना इसमें शामिल है। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित तथ्यों को पढ़ लिया है। अब यदि आप इससे संबंधित MCQ को लगाना चाहते हैं तो आप जो है अगर लाइव लगाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर इसके बाद मैं इसी चैनल पे जो है इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उसको मैं अपलोड करूंगा।
ठीक, तो देखिए बेहतर तरीके से तथ्यों को अगर याद रखना है तो तथ्यों को पढ़कर उससे जितने भी रिलेटेड एमसीक्यू बनते हैं उसका जरूर आप गहराई से, मतलब अगर एमसीक्यू आप लगाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाते हैं उसी तथ्यों से संबंधित जिसका आपने अध्ययन किया है, तो उस तथ्य पे और अच्छी पकड़ बनती है और एग्जाम हॉल में ये जो प्रैक्टिस है वो बहुत कारगर सिद्ध होती है। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।